रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, शायद ही आप लोगों ने इससे पहले इस तरीके की क्राइम की घटना सुनी हो। क्योंकि आप लोग देखते हैं जो क्राइम की घटनाएं होती हैं उसमें जो क्राइम होता है उससे पहले एक साजिश रची जाती है, लेकिन आज की घटना के अंदर जो प्लानिंग की गई थी, जो साजिश की गई थी, ये इतनी बड़ी साजिश थी। यूँ कहें कि आप लोग मूवी देखते हैं और बड़ी बड़ी मूवी में किसी भी क्राइम को करने के लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग की जाती है, लेकिन यहाँ पर एक महिला ने और उसके प्रेमी ने कुछ इस कदर प्लानिंग की थी कि आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किसी क्राइम को करने के लिए इंसान इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकता है। इतनी बड़ी प्लानिंग कि मैंने आज तक इस तरीके का कोई भी केस कवर नहीं किया है। ये कहानी आप लोग को अचरज में डाल सकती है, लेकिन दोस्तों इस कहानी का एक दूसरा पहलू है और वो पहलू है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। जिस तरीके से इस पूरे केस का खुलासा हो जाता है, ना कि कातिल ने बल्कि उस कातिल में शामिल जो दूसरा व्यक्ति था उसने इस तरीके से कभी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ में इस तरीके से इस पूरे केस का खुलासा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, वाकई जब इस केस का खुलासा हुआ तो जो पुलिस इस केस की छानबीन कर रही थी उसके तो पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर इस तरीके का केस नहीं देखा था। और जितने भी लोगों तक ये कहानी पहुंचती है, जितने भी लोग इस कहानी को सुनते हैं, सब के सब अपने कानों पर हाथ रखते हैं कि भला कोई कैसे इतने से क्राइम को करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच सकता है। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 28 नवंबर साल 2017 से। 28 नवंबर साल 2017 को हैदराबाद के अंदर एक महिला होती है। इस महिला का नाम होता है स्वाति रेड्डी। उम्र लगभग 27 साल के आसपास है। इसके पास में एक फ़ोन आता है कि तुम्हारे जो पति हैं, जिनका नाम सुधाकर रेड्डी है, जिनकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास है, उनके चेहरे पर किसी ने तेज़ाब फेंक दिया है। अब जो स्वाति रेड्डी थी, जब ये सुनती है कि उनके पति के चेहरे पर किसी ने तेज़ाब फेंक दिया है, ये बेचारी सारा कामकाज छोड़ती हैं, भागती हैं, दौड़ती हैं और उस जगह पर पहुंचती हैं और वहां से सीधे अपने पति को लेती हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं। रास्ते से ही ये अपने पति के माता पिता को कॉल करती हैं, यानी अपने सास ससुर को कॉल करती हैं और कहती हैं कि सुधाकर के चेहरे पर किसी ने तेज़ाब फेंक दिया है और मैं उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुँच रही हूँ, आप लोग भी पहुँच जाए। अब जैसे ही घर वाले ये सुनते हैं, उनको तो समझ ही नहीं आता है कि उनके बेटे की किसी से क्या दुश्मनी, और दुश्मनी थी भी तो चेहरे से क्या दुश्मनी। लिहाजा जो माता पिता होते हैं ये भी बेचारे भागते हैं। सुधाकर के 2 बच्चे होते हैं, ये भी साथ में होते हैं। उधर कुछ रिश्तेदारों को भी ये खबर मिल जाती है कि भैया सुधाकर के चेहरे पर किसी ने तेज़ाब डाल दिया। इसलिए जो रिश्तेदार होते हैं वो भी उस हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। अब सारे ही लोग हॉस्पिटल के अंदर जमा हो जाते हैं। सुधाकर जो था उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तकलीफ़ हो रही थी, चेहरा पूरी तरीके से जल चुका था। जो सुधाकर के माता पिता होते हैं, जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो डॉक्टर से सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि डॉक्टर साहब, चाहे कितना ही पैसा लग जाए उसके बेटे की जान बचनी चाहिए। अब जो डॉक्टर वगैरह होते हैं वो इस सुधाकर का इलाज करना शुरू कर देते हैं। इलाज होता है, स्थिति पहले से बेटर हो जाती है और धीरे धीरे जो सिचुएशन होती है ये नॉर्मल होने लगती है। उसके बाद में जो सुधाकर की पत्नी होती हैं स्वाति, ये डॉक्टर से बात करती हैं कि मुझे अपने पति की प्लास्टिक सर्जरी करानी है, जैसा पहले चेहरा था इनका वैसा ही कराना है। अब जैसे ही ये बात डॉक्टर सुनते हैं, डॉक्टर कहते हैं तुम चिंता मत करो, पहले सुधाकर की जो हालत है वो थोड़ी ठीक हो जाने दो, उसके बाद में हम इसके चेहरे को बिल्कुल पहले जैसा कर देंगे, इसकी प्लास्टिक सर्जरी कर देंगे, उसमें कुछ खर्चा आएगा, जो भी 15-20 लाख रुपए खर्च होंगे वो हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा जो पति है ये पहले जैसा हो जाएगा। लिहाजा जो सुधाकर के माता पिता थे वो भी चैन की सांस लेते हैं कि बेटे की प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, कम से कम इतना तो अच्छा है कि बेटे की जान बच गई। लेकिन यहाँ पर जब सुधाकर से कुछ बातें घर वाले करते हैं तो सुधाकर जो होता है कुछ बातों के जवाब घर वालों को दे नहीं पाता। अब घर वालों को ये लगता है कि अभी अभी इतनी बड़ी मुसीबत से इसकी जान थोड़ी ठीक हुई है, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम में हो, थोड़ा सा शॉक्ड हो गया हो, इसलिए घर वालों की बातों के सही जवाब ना दे पाता हो। लेकिन यहाँ पर घर परिवार वालों की परेशानी जब ज़्यादा बढ़ जाती है, जब सुधाकर को देखने के लिए कोई भी रिश्तेदार आता तो सुधाकर उसे पहचानने से इनकार कर देता। हालांकि जो स्वाति थी ये सुधाकर के साथ ही रहती थी और हमेशा सुधाकर को बताती थी कि हमारे ये फला रिश्तेदार हैं, हमारे ये फला रिश्तेदार हैं, और उसके बाद में ही जाकर सुधाकर कहीं रिश्तेदारों को पहचान पाता था। अब माता पिता की परेशानी और बढ़ जाती है। जो स्वाति होती है ये सुधाकर से कहती है कि तुम याद करने की कोशिश करो, लेकिन सुधाकर था वो कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है।
अब घर परिवार वालों को, रिश्तेदारों को ये लगने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि सुधाकर की याददाश्त चली गई। डॉक्टर से बात की जाती है तो डॉक्टर इस मामले में यही कहते हैं कि इस तरीके के केसेस में याददाश्त का जाना ये बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। हो सकता है कि किसी शौक की वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन जो भी बातें ऐसी थीं जो सुधाकर के परिवार वाले सुधाकर से करते थे, तो सुधाकर जो था उन बातों को ऐसे रिएक्ट करता था जैसे उसने इस तरीके की बातें कभी सुनी ही नहीं। अब मामला बड़ा परेशान था, लिहाजा जो सुधाकर के माता पिता होते हैं ये सीधा पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। अब बेटे की याददाश्त गई थी, लेकिन सुधाकर के माता पिता पुलिस थाने पहुंचे थे और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में उन्होंने पूरी बात सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को बताई। पुलिस जो कि पहले से ही इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि सुधाकर के चेहरे पर तेजाब आखिर किसने फेंका और क्यों फेंका, क्या रीज़न था। लेकिन जब माता पिता जाकर पूरी कहानी पुलिस वालों को बताते हैं तो पुलिस वालों के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। और दोस्तों, जब पुलिस वाले इस पूरे मामले में छानबीन करते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से छानबीन करते हैं, आगे बताऊंगा। तो उसके बाद में इस पूरे केस का जो खुलासा होता है, यकीनन दोस्तों, ना कि पुलिस वाले जब सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू ये जो बातें देश के अंदर फैलती हैं, तो हर कोई अपने कानों पर हाथ रख रहा था कि आखिर सुधाकर के साथ में ऐसा क्या हो गया, क्यों उसकी याददाश्त चली गई। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है हैदराबाद से, और हैदराबाद से इस कहानी की शुरुआत होती है लगभग 8 से 10 साल पहले से। जो सुधाकर रेड्डी थे, इनके माता पिता थे। सुधाकर रेड्डी की जब उम्र शादी की होती है तो माता पिता अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढते हैं। जब दुल्हन ढूंढते हैं तो कोई बताता है कि स्वाति नाम की लड़की है, देखने में भला की खूबसूरत है। अब जो सुधाकर रेड्डी के माता पिता होते हैं स्वाति के घर पे पहुंच जाते हैं, स्वाति को देखते हैं, स्वाति उन्हें पसंद आ जाती है, रिश्ता पक्का हो जाता है। स्वाति देखने में जितनी खूबसूरत थी उसका चालो चलन भी उतना ही ज़्यादा खूबसूरत था। पढ़ी लिखी थी, आवाज़ मानो जैसे कोयल जैसी। कोई भी अगर स्वाति को एक बार देखे तो बस उसका ही हो जाए। मानो स्वाति ऐसी थी कि छू दो तो दाग लग जाए। जब स्वाति इस कदर बेहद खूबसूरत होती है और तो जो सुधाकर रेड्डी के माता पिता होते हैं तुरंत रिश्ते को डन कर देते हैं। उसके बाद में जो भी रस्म व रिवाज होती हैं उसके मुताबिक रिश्ता हो जाता है और शादी की बात फिक्स हो जाती है। अब दोस्तों, शादी की बात फिक्स हो चुकी थी। सुधाकर रेड्डी भी अपनी होने वाली पत्नी स्वाति से घंटों घंटों फ़ोन पे बात करता। सुधाकर रेड्डी को भी इस स्वाति से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। अब जब सुधाकर रेड्डी ने स्वाति का फ़ोटो देखा था तो मानो वो उसका फ़ोटो देखने के बाद में दीवाना हो गया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की उसने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी। जब इस तरीके से स्वाति को देखकर अब सुधाकर रेड्डी भी उसकी मोहब्बत में दीवाना हो चुका था, तो कहीं ना कहीं अब जो शादी की चीज़ें थीं वो उस समय जो था वो करीब आने लगता है। उसके बाद में शादी होती है और शादी होने के बाद में जो स्वाति थी ये सुधाकर रेड्डी के घर आ जाती है। सुधाकर रेड्डी के घर आती है और स्वाति और सुधाकर रेड्डी बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करते हैं। जो माता पिता थे ये भी स्वाति को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जो कोई भी रिश्तेदार आता स्वाति को देखता ही रह जाता और सुधाकर रेड्डी से कहता है कि तुम किस्मत के बहुत ज़्यादा धनी हो जो तुम्हें इतनी ज़्यादा खूबसूरत दुल्हन मिली है। जब सुधाकर रेड्डी अपने रिश्तेदारों से ये बात सुनता कि उसकी दुल्हन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ऑलरेडी वो उस पर फिदा था, उससे मोहब्बत करता था। घर वाले भी स्वाति को बेपनाह मोहब्बत करते थे। इतनी ज़्यादा खूबसूरत घर में बहू लेके आए थे और बहू भी काफ़ी ज़्यादा गुनी, सबका ख्याल रखती, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि कोई भी पुरुष अपनी ज़िंदगी में कामकाज के लिए घर से बाहर जाता है, सुधाकर रेड्डी को भी घर से बाहर काम रहते थे और कई कई दिन बाद तक ये लौट के आता था। इसी दौरान जो स्वाति थी ये घर पे अकेली रहती थी और इसी दौरान ये सोशल मीडिया के पन्ने पलटने लगती है। जब सोशल मीडिया के पन्ने पलटती है तो इसी दौरान इसकी मुलाकात होती है राजेश रेड्डी नाम के एक व्यक्ति से, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट था और इससे इसकी दोस्ती होती है। और इधर जो स्वाति की ज़िंदगी थी ये भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। पति घर आता था, सारी चीज़ें ठीक थी। उधर दूसरे व्यक्ति से भी बात कर रही थी जिसका नाम राजेश रेड्डी था। और इसी बीच में स्वाति को एक घर में जो एक मेहमान होता है, नन्हा मेहमान, यानी इनको एक बच्चा हो जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है, घर में दूसरा बच्चा भी होता है। यानी सुधाकर रेड्डी और स्वाति को 2 बच्चे हो चुके थे। परिवार में सारी खुशियाँ थी, लेकिन मन ही मन स्वाति अपने पति सुधाकर रेड्डी के बजाय राजेश रेड्डी की तरफ आकर्षित हो रही थी। राजेश रेड्डी जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एक फिजियोथेरेपिस्ट था। इसकी अलग अलग हॉस्पिटल में बढ़िया लोगों से जान पहचान थी, कुछ ऐसे लोगों से भी जान पहचान थी जो प्लास्टिक सर्जरी कर सकें, कितना खर्चा आएगा, ये सारी चीज़ें उसने पहले से ही पता करके रखी थी। उसके बाद में जो सुधाकर रेड्डी की पत्नी होती है जिसका नाम होता है स्वाति रेड्डी, उम्र लगभग 27 साल के आसपास है। ये एक तेलुगु मूवी देखती है जिस मूवी का नाम होता है ये बाडू, और इस ये बाडू के अंदर ये कुछ ऐसा देखती है कि उसके बाद में ये अपने प्रेमी राजेश रेड्डी के साथ मिलकर एक प्लानिंग करती है
और इसी प्लानिंग के तहत 26 नवंबर साल 2017 को जब सुधाकर रेड्डी काम के सिलसिले से लौटकर अपने घर आता है, थक हार कर खाना खाकर सो जाता है, उसी समय जो सुधाकर रेड्डी की पत्नी होती है जिसका नाम होता है स्वाति और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम राजेश होता है, ये दोनों मिलकर इस सुधाकर को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे देते हैं। एनेस्थीसिया के इंजेक्शन का इंतज़ाम इस प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाले जो फिजियोथेरेपिस्ट था जिसका नाम था राजेश, जो ऑलरेडी स्वाति का बॉयफ्रेंड था, इसने जुगाड़ किया था। जैसे ही एनेस्थीसिया का इंजेक्शन सुधाकर को लगाया जाता है, सुधाकर गहरे नशे में चला जाता है। उसके बाद में स्वाति और राजेश ये दोनों मिलकर उसका गला दबाते हैं और जब तक दबाते हैं कि जब तक उसकी नफ्स नहीं थम जाती है, जब तक उसकी सांसें रुक नहीं जाती हैं। अब जो सुधाकर था इसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में स्वाति और राजेश यानी प्रेमी और प्रेमिका ये दोनों मिलकर सुधाकर की डेड बॉडी को एक बोरी में रखते हैं। बोरी में रखने के बाद में उसे गाड़ी में डालते हैं और महबूब नगर के पास काफ़ी घना जंगल है, वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद में सुधाकर रेड्डी की डेड बॉडी को उस जंगल के अंदर फेंकते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। सुधाकर रेड्डी जो था पूरी तरीके से जल जाता है, उसकी डेड बॉडी के नामो निशान मिट जाते हैं। अब स्वाति जो थी ये राजेश के साथ घर लौट कर आ जाती है। राजेश और स्वाति ये दोनों घर आ जाते हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल थी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर सुधाकर रेड्डी उस जंगल में जल गया था, उसकी डेड बॉडी को इन्होंने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, सबूत मिटा दिए थे, तो फिर हॉस्पिटल में वो व्यक्ति कौन था जिसे ये सुधाकर रेड्डी बताकर हॉस्पिटल लेके आई थी और उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराने की बात कर रही थी और बोल रही थी कि इसके चेहरे पर किसी ने तेज़ाब फेंक दिया है। यही मामला अब पुलिस आगे सुलझाती है। जब माता पिता जाकर पुलिस थाने में ये बताते हैं कि उनका जो बेटा है उसकी याददाश्त चली गई है, लिहाजा ऐसा कोई भी रीज़न डॉक्टर नहीं बताते हैं कि याददाश्त जाने के पीछे तेज़ाब डालने का रीज़न रहा होगा। मुझे शक है कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बेटे की शक्ल में कोई और व्यक्ति है। लिहाजा जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है, पुलिस थोड़ा सा इस मामले में गंभीर होती है, क्योंकि एक ऐसा रिश्तेदार था जो उस पुलिस थाने में इस सुधाकर रेड्डी के माता पिता के साथ आया था और वो बताता है कि मैं उसी रूम के अंदर बैठा हुआ था जिस रूम के अंदर स्वाति और सुधाकर थे और हॉस्पिटल की तरफ से सूप आता है। सूप जो कि आप सभी लोगों को पता है कि चिकन का बनता है और मांस का बनता है। तो जब सूप आता है तो सुधाकर रेड्डी उस सूप को पीने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो शाकाहारी है, जबकि हमारा जो सुधाकर रेड्डी था वो मांसाहारी था, तो उसने सूप क्यों नहीं पिया। अब ये बात है जब पुलिस सुनती है तो पुलिस का जो शक था कहीं ना कहीं अब यकीन में बदलता है। लिहाजा पुलिस तुरंत उस हॉस्पिटल में पहुंचती है और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में इस सुधाकर को पूछताछ के लिए इसे बुलाती है और इससे पूछताछ करती है और किसी भी चालाकी से पुलिस इसको बिना शक हुए इसके फिंगरप्रिंट्स ले लेती है और फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद में आधार कार्ड के सिस्टम से इसको मैच कराए जाते हैं। तुरंत पता चल जाता है कि ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये किसी और के नहीं बल्कि राजेश रेड्डी के हैं। अब जब राजेश रेड्डी के बारे में पता चलता है कि भैया फिंगरप्रिंट राजेश रेड्डी के हैं तो पुलिस इस पूरे केस का खुलासा करती है। उसके बाद में तुरंत इस स्वाति को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में इस राजेश रेड्डी और स्वाति रेड्डी को दोनों को पुलिस थाने लेके आया जाता है और उसके बाद में इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है और पुलिस उस जगह पर भी पहुंचती है जहां पर तेज़ाब डालने की बात जो कंप्लेंट थी वो लिखाई गई थी। अब वहां पर जाने के बाद में जब पुलिस बहुत बारीकी से चेक करती है तो पता चलता है कि जो स्वाति है ये राजेश के साथ उस जगह पर देखी जा रही है और दोनों पहले गले मिलते हैं। गले मिलने के बाद में जो स्वाति थी राजीशुदा इस राजेश के चेहरे पर एसिड डाल रही होती है, तेज़ाब डाल रही होती है और हंसते हुए राजेश रेड्डी अपने चेहरे पर तेज़ाब डलवा रहा होता है। उसके बाद में जब पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है, सख्ती से पूछताछ करती है, तो ये दोनों पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं और कहानी जब ये पुलिस को बताते हैं तो लोग इस कहानी को सुनने के बाद में वाकई हैरान होते हैं। दरअसल स्वाति बताती है कि शादी के बाद वो अकेले रह गई थी। उसका पति घंटों घंटों या फिर कई कई दिन बाहर रहा करता था। इस समय वो फ़ोन के पन्ने पलटा करती थी और उसी दौरान इसकी मुलाकात राजेश रेड्डी से होती है। राजेश रेड्डी से मुलाकात होती है। मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बढ़ती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और प्यार धीरे धीरे अनैतिक संबंधों में बदल जाता है। अब आए दिन जो स्वाति थी राजेश के साथ में मिलने जाती है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती। ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। लेकिन दोस्तों जो राजेश रेड्डी था ये स्वाति को वो चीज़ें दे रहा था जो शायद उसका पति सुधाकर नहीं दे पाया। वो शारीरिक सुख उसको दे रहा था जो उसका पति सुधाकर उसको नहीं दे पाया। इसी वजह से दोस्तों जो स्वाति थी उसने राजेश के साथ मिलकर ये साजिश रची
लेकिन इस साजिश को अमली जामा पहनाना था। और अमली जामा इन्होंने एक मूवी देखी जिसमें जो ये बाडू मूवी है, उस मूवी में फेस बदल कर क्राइम किया गया था। लिहाजा ये लोग प्लान के मुताबिक इस सुधाकर का कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद में उसकी डेड बॉडी को ख़त्म कर देते हैं, जला देते हैं, आग लगा देते हैं। और उसके बाद में जो इनका प्लान था वो प्लान ये था कि जो इस स्वाति का बॉयफ्रेंड है जिसका नाम राजेश रेड्डी है, उसके चेहरे को ये लोग जलाएंगे। जलाने के बाद में माता पिता को खबर कर देंगे किसी ने एसिड फेंक दिया। उसके बाद में प्लास्टिक सर्जरी करा लेंगे, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। और इन्हीं माता पिता के साथ में उन्हीं की प्रॉपर्टी पर जो राजेश रेड्डी है ये आकर रहने लगेगा। लेकिन इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि आजकल टेक्निकल ज़माना है और इस ज़माने में फिंगरप्रिंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा अहम है। और इसी वजह से ये जो केस था ये पूरा केस खुल जाता है और स्वाति रेड्डी और राजेश रेड्डी इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में इन्हें जेल भेजा जाता है। और दोस्तों इस तरीके से इस पूरे केस का खुलासा हो जाता है। आप लोगों ने देखा कि इस केस में क्राइम करने से पहले इन लोगों ने कितनी बड़ी प्लानिंग की थी, लेकिन इनकी जो प्लानिंग थी उसका पर्दाफाश हुआ और लोगों के सामने इनकी पूरी सच्चाई जो थी वो आ गई। बहरहाल दोस्तों ये थी पूरी कहानी और कल के दिन आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी आए थे। अब वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे, पहला कमेंट्स था ए चौधरी जी का और ये लिखते हैं भाई आपका अंदाज जो है बेहतर दिखाई दे रहा है, आप काफ़ी अच्छी कहानी सुनाते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देव कुमार जी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस, बेस्ट ऑफ लक। तो देव कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से प्यार दिखाने के लिए। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस कहानी मलिक भाई। तो रिजवान अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, वेरी नाइस कहानी। तो हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिराज अहमद हैं, लिखते हैं मलिक भाई नाइस स्टोरी। तो सिराज अहमद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ बिलाई से नाइस स्टोरी बोलते हैं, जयराज इनका नाम है, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप कुमार हैं, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी। मैं प्रदीप कुमार फ्रॉम पालमपुर हिमाचल से कहानी सुनते हैं, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली रोशन है, लिखते हैं अली रोशन स्टोरी अच्छी है सर, हार्ड बनाते हैं, तो भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला कमेंट्स अनिल कुमार जी का है, लिखते हैं नाइस स्टोरी अनिल कुमार जी, और ये अमेरिका से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया आपका शुक्रिया। अदनान अब्दुल रज़ाक हैं, लिखते हैं मलिक भाई थैंक्स, आपने मेरा कमेंट्स पढ़ा, जज़ाकल्लाह। आज की कहानी का नाम लालच बुरी बला है, भाई थैंक यू फिर से मेरा नाम लेने के लिए। तो अदनान अब्दुल रज़ाक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेन सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। अब्दुल अली हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल अली है, फरीदाबाद से आपकी कहानी सुनता हूँ और इस समय जो टाइम है उसमें किसी का भी भरोसा नहीं रहा। तो अब्दुल अली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खान करके आईडी है, लिखते हैं मलिक भाई मैं बरेली आऊँगा, आला हज़रत की दरगाह पर आपसे मुलाकात हो जाए तो अच्छा है। कुंदर की मुरादाबाद से कहानी सुनते हैं। तो खान जी बरेली मुझसे काफ़ी दूर है, इसलिए मुलाकात पॉसिबल शायद ना हो पाए, लेकिन जैसे है कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि जब भी मेरे 100 के सब्सक्राइबर होंगे तो मैं आप सब लोगों के साथ में एक मीटिंग रखूँगा, चाहे किसी हॉल के अंदर आप लोगों को बुलाऊँ और आप सब लोगों से मुलाकात करूँगा। उसके बाद में अगला कमेंट्स दिल बहादुर सिंह का है, लिखते हैं गुड जॉब थैंक यू मिस्टर मलिक। तो दिल बहादुर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लंदन में रहकर बिजी समय से समय निकाल कर हमारी कहानी सुनते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। उसके बाद में वीरेंद्र कुमार हैं, लिखते हैं बाय इज रॉन्ग। तो वीरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों मित्रों ये थे कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। लेकिन दोस्तों आप लोग जो भी कमेंट्स करते हैं मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि आप मेरी फैमिली की तरह हैं और इसी वजह से आप लोगों से बात भी हो जाती है। और इसी वजह से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं हमेशा कि आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करा करें, और जिस वजह से मैं आप लोग के नाम अपनी ज़ुबान से ले सकूं। सो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।